हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा की प्रिपरेशन करने वाले और विज्ञान विषय या फिर गणित विषय के अध्यापक बनने का सपना देखने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए आज केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। और पहला टॉपिक बच्चे आज के इस सेशन से शुरू होगा। जो टॉपिक्स आपको मेंस परीक्षा के लिए बच्चे दिए गए हैं, जो आपके अभी चयन परीक्षा होने वाली है उसके लिए जितने भी कमीशन की तरफ से टॉपिक दिए गए बच्चे, उन सभी को सीक्वेंस में और मेंस के लेवल पर ही हमें पढ़ा जाएगा। टॉपिक्स के बारे में बच्चे मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूं, जैसा कि आप सारे के सारे बच्चे जानते हो कि मैंने आपको बताया था कि क्या लेवल टॉपिक्स का रहने वाला है आपकी मुख्य परीक्षा के लिए। और आपने पीछे एमपी टेट प्री एग्जाम की जब प्रिपरेशन करी थी क्वालिफाई करने के लिए, तब आपने टॉपिक्स पढ़े थे, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है बच्चे, वो सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका आपके तीनों ही विषयों के विषय में। अब हम शुरू करते हैं बच्चे आज केमिस्ट्री का हमारा सेगमेंट। और केमिस्ट्री के सेगमेंट के अंदर आज का जो टॉपिक बच्चे आपका रहने वाला है, जो साफ तौर पे आपको कमीशन की तरफ से दिया गया है, उसको आप लोग बोलेंगे सर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल प्यारे बच्चों उसको कहा जाएगा सर, यानी दीर्घ स्वरूप किसका? आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप प्यारे बच्चे आप सभी के सामने रखा जाएगा सर। और मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं, देखिए बच्चे क्वेश्चन यहां से देखो, जितने भी केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक्स बच्चे आप सभी के सामने दिए गए हैं ना, उन सारे टॉपिक्स में से मुझे नहीं पता कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन समथिंग आपके आने हैं। और टॉपिक्स भी अगर छोटे छोटे आप देखोगे तो इतने आपके पास में हो ही जाते हैं सर। छोटे छोटे अगर सारे देखोगे तो इतने हो जाते हैं, तो कुछ तो ऐसा डेफिनेटली छूटेंगे, लेकिन ये नहीं छूटेगा भाई। ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, अपने आप में बच्चे ये पूरी केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन है, पूरी केमिस्ट्री का एक स्वरूप आप सभी के सामने प्रेजेंट करने वाला टॉपिक है। तो इससे आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से नहीं छूटने वाला। पहले मैं आपको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से बनाई गई उसका इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आपको पहले इमेजिनेशन हो जानी चाहिए कि जब भी मैं पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म बोलूंगा प्यारे बच्चे, तो आपको क्या समझना है। उसके बाद फिर उसके अंदर जितने एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज से रेलिवेंट कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप सबने हल्का फुल्का सुना भी होगा सर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, पहले आपने प्री एग्जाम के लिए हल्का फुल्का सुना होगा। अब उसी चीज के ऊपर हम उसके एक्सेप्शंस, उसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम से रेलिवेंट होंगे। तो बच्चे आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। इतना मैं एक्सपेक्टेशन करके चलता हूं बच्चे कि आप सभी ने एमपी टेट जब प्री एग्जाम की प्रिपरेशन करी होगी तो आपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर जरूर पढ़ा होगा। अब पीरियोडिक टेबल हमारे चैप्टर का नाम नहीं है बच्चे, अब हमारे चैप्टर का नाम है सर लॉन्ग फॉर्म, पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म प्यारे बच्चे। ठीक है, बाकी फिर भी जिस बच्चे को लगता है कि सर मैंने पीरियोडिक टेबल पहले भी अच्छे से नहीं पढ़ा, तो इसी अपने जो एप्लीकेशन के ऊपर ये आप बैच देख रहे हो संसारम एप्लीकेशन पे, इसी एप्लीकेशन पे एक फोल्डर के अंदर मैं आप सभी के लिए वो लेक्चर्स भी अवेलेबल करवा दूंगा। ये लेक्चर्स अपने सिर्फ जो मेंस एग्जाम के लिए मैं लगा रहा हूँ, ये अपने सेपरेटली एक फोल्डर में चलेंगे और वो वाले लेक्चर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। बाकी जो बच्चा अपनी इस एमपी टेट के बैच के अंदर जुड़ा हुआ अपनी एप्लीकेशन पे जो ये बैच देख पा रहा है, तो बच्चे आपको अगर फिर भी लगे कि सर कुछ और अवेलेबिलिटी की आपको आवश्यकता है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और एप्लीकेशन पे चैट सेक्शन भी है, वो डायरेक्टली मैं सीन करता हूँ उसको, तो मैं आपकी बात मेरे तक पहुंच जाएगी। कोई भी अगर लगे कि सर ये हमें प्री एग्जाम में हमने इस प्रकार की चीजें तैयार नहीं करी, आप ये अवेलेबल करा दीजिए, करा दिया जाएगा बच्चे। साइंस से रेलिवेंट बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, है ना। बाकी जो मेंस का है पूरा सीक्वेंस में आपको मैं यहाँ पर करवाऊंगा। आपने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा बच्चे, तो आपने सबसे पहले ये देखा था कि सर पीरियोडिक टेबल जो बनी थी ना, उस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए एक व्यक्ति ने प्रयास किया था जिसको हम डॉबरिनर बोलते हैं सर, और उन्होंने अपनी तरफ से एक पीरियोडिक टेबल हमें बना के भी दिखाई थी, डॉबरिनर पीरियोडिक टेबल। मीडियम बच्चे बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, लेकिन किसी के नाम की हिंदी मत बनवाना। कभी सोचो कि डॉबरिनर को भी सर हिंदी में भी लिख देंगे, भाई नाम तो नाम होता है, टर्म्स की हिंदी इंग्लिश होती, कभी आप इस एक्सपेक्टेशन में मत रहना। डॉबरिनर ने बच्चे
प्रयास किया पीरियोडिक टेबल बनाने का, अपने टेबल इन्होंने बनाई भी, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, अलग बात है। इसके बाद में फिर एक और व्यक्ति आए बच्चे, उन्होंने हमें हेलिक्स मॉडल दिया और हेलिक्स मॉडल के आधार पे उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। और ये हेलिक्स मॉडल किसने दिया था सर? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था AEB चानकोर्टोइच, चानकोर्टोइच, AEB चानकोर्टोइच बच्चे, ठीक है। ये आपकी 1817 से 1829 में आपकी पहली बार ये प्रयास करके बनाई गई थी प्यारे बच्चे। ये वाली पीरियोडिक टेबल उसके बाद 1862 के अंदर बच्चे बनाई गई। ये भी रिजेक्ट थी, ये भी आपकी कामयाब नहीं हुई कि जिसको हम बोल सकेंगे यार ठीक ठाक है। फिर इसके बाद बच्चे आपको पीरियोडिक टेबल एक और बनाई गई न्यूलैंड के द्वारा, न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल, और ये समथिंग बनाई गई बच्चे 1865। इसके बाद फिर एक और प्रयास हुआ था। अभी मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि शुरुआत कहां से हुई थी और हम कहां पर हैं अभी जो पढ़ेंगे हम, ताकि आपको समझ में अच्छा आए। न्यूलैंड के बाद बच्चे फिर एक थे लोथर मेयर, लोथर मेयर है ना, इन्होंने एक नियम दिया था और लगभग 1869 पे इन्होंने नियम दिया था पीरियोडिक टेबल बनाने वाला, या बोल सकते हो टेबल ही बनाई थी इन्होंने, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। फिर लोथर मेयर के फॉर्मूले को ही उपयोग करके मेंडलीफ ने अपनी एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी, और ये बच्चे इन्होंने 1869 में बनाई थी और फिर उसको अपडेट करके 1872 में फिर से बनाया था, ठीक है। ये बातें प्यारे बच्चे आप लोग अभी तक पढ़ चुके हो, जहां पर प्री एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चंस आए थे। अब आपका मेंस के अंदर है सर इसके बाद की बात। भाई हमारी पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी आप जानते हो, आवर्त सारणी का मतलब क्या है? आप सिंपल सा मीनिंग जानते हो सर, पीरियोडिक टेबल का मीनिंग होता है एलिमेंट्स को, तत्वों को उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे क्लासिफाई कर देना सर, यानी एलिमेंट्स को उनके समान गुणों के आधार पे एक समान ग्रुप में रख देना। ये अरेंजमेंट जो होती है, ये व्यवस्था होती है बच्चे, आप उसको पीरियोडिक टेबल बोलते हो। भाई हर एलिमेंट की स्टडी करना मुश्किल होता है, इसलिए हमने क्या किया, एक जैसे एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया, ताकि हमें ये पहले से अनुमान लग जाए कि भाई पहला एलिमेंट जैसा वैसी प्रॉपर्टी सबकी रहने वाली है, तो ये अध्ययन करना आसान हो जाए बच्चे, इसलिए हमने उनको टेबल में अरेंज कर दिया। यही पीरियोडिक टेबल है। और क्या होता है, तो पहली कोशिश डोब्रिनर ने करी थी, नहीं कामयाब हुई तो हेलिक्स मॉडल दिया AEB चानकोर्टोइच ने, इनका भी नहीं हुआ तो न्यूलैंड ने दिया, न्यूलैंड का भी कामयाब नहीं हुआ, लोथर मेयर ने दिया, फिर उसके बाद मेंडलीफ ने जो दी। इसको हमने ये माना था कि सर पहली ठीक ठाक पीरियोडिक टेबल है ये, इसको हमने पहली ठीक ठाक पीरियोडिक टेबल है बच्चे। लेकिन आप ये ना समझे, बोलेंगे सर ये तो आ चुका, अब क्यों बता रहे हो? बच्चे एक बात समझे आप, भाई मान लीजिए कोई बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, सर्दियों में आपने देखा है ना, सर्दियों में कोई बाइक स्टार्ट नहीं हो रही आपकी, आप किक मारते हो, आपने किसी आपके कोई पड़ोसी है जिसकी बाइक है, उसने आपको बोला कि अरे भाई यार ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही यार, स्टार्ट किक मारो ना, तुम जवान आदमी हो यार, किक मारो ना। तुमने 50 किक मारी बाइक पे, स्टार्ट ही नहीं हुई फिर भी, और तुम्हारी 50 किक मारने के बाद जो तुम्हारा पड़ोसी था जिसकी बाइक थी, उसने एक किक मारी और स्टार्ट हो गई। तो बच्चे ऐसा नहीं कि उसकी एक किक में ही जादू था, भाई तुमने 50 किक में इंजन को वार्म अप किया है, तो कंट्रीब्यूशन तुम्हारा भी होगा। तुमने 50 किक में उस इंजन को वार्म अप किया है बच्चे, तब जाकर के उसकी 51 किक ने काम किया है, नहीं तो उसकी पहले किक काम नहीं करती सर। यहां भी ऐसा ही है बच्चे कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल के लिए इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, इन्होंने जितनी गलतियां हो सकती हैं वो सामने वाले को बता दिया, भाई हमने ये गलतियां की थी तुम मत करना, मैंने ये गलती करी है तुम मत करना, मैंने ये किए तुम मत करना। तो इन सारी ही पीरियोडिक टेबल का अध्ययन किया गया और इनमें से कुछ अच्छी अच्छी बातें से उनको निकाला गया, और फिर बच्चे हमारी जो बनकर तैयार हुई ना, उसको बोलते हैं सर पीरियोडिक टेबल, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल प्यारे बच्चे, जिसको हमें अध्ययन करना। समझ में आई बात? तो इसलिए मैंने आपको लिखा था कि शुरुआत कहाँ से हुई, और पता भी होना चाहिए, कमीशन ने आपको लॉन्ग फॉर्म पढ़ने के लिए बोला है, तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन तो इन सबका है बच्चे, तो आपका इतना अनुमान तो जरूर होना चाहिए। बाकी इन्होंने कैसे बनाई थी, ये आप प्री एग्जाम की जब प्रिपरेशन करी थी तो उसमें आप सभी ने पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा है तो इसी बैच के अंदर भी आपको वो लेक्चर में
अवेलेबल करा दूंगा। किसी बच्चे को लगता है नहीं सर मैंने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा, तो सब मिलेगा बच्चे, है ना। बेस आप क्लियर करना आपकी जिम्मेदारी है। सिलेबस मेंस का मेंस के हिसाब से चलेगा अपना। ओके सर। आ जाए बच्चे अब अपनी लॉन्ग फॉर्म पढ़ना शुरू करते हैं। जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी मैंने बता दिया। लास्ट जर्नी हमारी आकर के अटकी थी बच्चे कहाँ पे, मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी वहां पे। भैया मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी ना, वो 99% सही थी। जब उन्होंने बनाई तब ठीक थी, कोई दिक्कत वाला विषय नहीं था उसके अंदर। लेकिन छोटी मोटी दिक्कत तो देखो आज वाली में भी है, जो मेंडलीफ में थी वो आज भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन बच्चे मेन प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी आई कि भाई जैसे आइसोटोप्स का नाम सुना होगा, समस्थानिकों का। एक ही एलिमेंट कई अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जैसे आप सभी बच्चे जानते हो कि सर एक हाइड्रोजन आपको प्रकृति में एक ही तरह का थोड़ी होता है। प्रकृति में एक तो ये हाइड्रोजन है, प्रकृति के अंदर एक ऐसा हाइड्रोजन भी है जिसका एटॉमिक मास 2 होता है, प्रकृति के अंदर एक ऐसा हाइड्रोजन भी है बच्चे जिसका एटॉमिक मास 3 होता है। और एक ही एलिमेंट के जितने रूप होते हैं ना प्यारे बच्चे, तो आपने पढ़ा होगा सर इन सबको क्या कहा जाता है, इन सबको बच्चे आइसोटोप्स कहा जाता है। इन सबको मेरे बच्चे आइसोटोप्स या समस्थानिक कहा जाता है सर। इनको समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, आइसोटोप्स या समस्थानिक। तो भाई जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी ना, उसने कहा था भाई एटॉमिक वेट के हिसाब से रखो, परमाणु भार के हिसाब से रखो। जिसका एटॉमिक वेट कम है उसको पहले रखो, जिसका ज्यादा है उसको उसके बाद रखो, उससे ज्यादा वाले को उसके बाद। ऐसे ही किया था ना बच्चे। अभी लॉन्ग फॉर्म पे नहीं आया हूं मैं आने के लिए कोशिश कर रहा हूं। जो लास्ट पीरियोडिक टेबल आपको मेंडलीफ ने दी थी, तो मेंडलीफ ने क्या कहा था, इसने ऐसे ही कहा था भाई एलिमेंटों को एटॉमिक वेट के हिसाब से रखो। अब ऐसे तो हाइड्रोजन के ही 3 एटॉमिक वेट हैं, इसका मतलब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को पहले बॉक्स में, फिर हाइड्रोजन के ही दूसरे रूप को दूसरे बॉक्स में, फिर हाइड्रोजन के ही तीसरे रूप को तीसरे बॉक्स में। जितने आइसोटोप उतने ही बॉक्स बनाने पड़ेंगे। ऐसे तो मेरे भाई सीजीएम जो होता है ना, सीजीएम के 36 प्रकार होती कम से कम। जिनोन जिनोन जो आपका एलिमेंट है, ये भी कम से कम 36 प्रकार का पाया जाता है प्रकृति में। ऐसे तो भाई सीजीएम को 36 जगह पे रखना पड़ेगा, जिनोन को 36 जगह पे रखना पड़ेगा। तो मेंडलीफ में दिक्कत आई है भाई, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे तो फिर हमारी पीरियोडिक टेबल बनते बनते पाकिस्तान तक पहुंच जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी भाई। नहीं रख सकते ऐसे हर एक एलिमेंट को इतनी इतनी जगह पे। तो ये कमी थी। मतलब ये आइसोटोप्स, एक एलिमेंट के जितने रूप हैं मतलब उसको आइसोटोप बोलते हैं। एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप हैं उनको कैसे रखा जाए, उन समस्थानिकों को प्यारे बच्चे कैसा रखा जाए। तो ये आइसोटोप्स यानी समस्थानिक को रखें कैसे, ये प्रॉब्लम थी। किसकी पीरियोडिक टेबल में सबसे मुख्य तौर पे वो प्रॉब्लम थी बच्चे आपकी मेंडलीफ वाली में। एक समझने के लिए बात आप याद रखें, बाकी धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें उजागर होती चलेंगी। तो सर मेंडलीफ वाली को कर दिया हमने मॉडिफाई। हमने मेंडलीफ वाली पीरियोडिक टेबल में जब ऐसी ऐसी कमियां निकलने लग गई तो हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि आइसोटोप की खोज बाद में हुई थी, समस्थानिकों की खोज बाद में हुई थी बच्चे, और मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बना दी थी पहले। तो इसीलिए मेंडलीफ वाली पीरियोडिक टेबल में समस्थानिकों को कहाँ रखा जाए ये समझ में नहीं आया हमें। तो हमें आवश्यकता पड़ी एक नई आवर्त सारणी की, और वही आवर्त सारणी जो है ना बच्चे, वो हमारी कौन सी है सर, उसी को हम बोलते हैं मॉडर्न, उसी को बोलते हैं बच्चे हम आज मॉडर्न पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी सर इसी को हमारे द्वारा कहा जाता है आधुनिक, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी प्यारे बच्चे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सर। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बच्चे, इसी को आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसी को बच्चे आप सभी के द्वारा ये कहा जाता है सर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी दीर्घ रूप, हमारी आवर्त सारणी का दीर्घ रूप आप बच्चे इसको बोलते हो। अब कैसे बनी सर, इसका उद्देश्य क्या था भाई, पिछली आवर्त सारणी के अंदर आइसोटोप भी नहीं रखे जा रहे थे, उसका व्यवस्था करनी है, और भी छोटी मोटी चीजें थी, अभी समझ में आएंगी आपको। तो उन सबको दूर करके एक ऐसी पीरियोडिक टेबल बनाना जहां पर चीजों को अरेंज करना आसान हो सके। देखिए भाई, एक व्यक्ति आए बच्चे,
एक व्यक्ति आप सभी के सामने आए जिनको आप लोग बोलते हो मोजले, ठीक है, मोसले या मोजले के नाम से आप जिनको जानते हो, ठीक है। ये मोसले आए बच्चे और इनका काम शुरू हुआ 1913 ईस्वी में। 1913 में बच्चे इन्होंने क्या किया सर, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया बच्चे, एक्सरे स्पेक्ट्रम, एक्सरे स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट प्यारे बच्चे इनके द्वारा किया गया सर। एक्सरे स्पेक्ट्रम नाम से बच्चे इन्होंने एक परीक्षण किया बच्चे। एक्स किरण स्पेक्ट्रम परीक्षण प्यारे बच्चे इन्होंने किया सर। पहले एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा क्योंकि यही वो एक्सपेरिमेंट है जिसके आधार पे पीरियोडिक टेबल बनेगी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म जिसको आपने पढ़ना है बच्चे आगे चल के, इसी एक्सरे एक्सपेरिमेंट पे बनेगी सर वो। और एक्सरे जो आपकी रेडिएशंस हैं बच्चे, जो विकिरण है आप सभी के सामने, देखो मीनिंग क्या है। वैसे हम सामान्यतः एक्स अपने साइंस में या मैथ में किस लिए लिखते हैं, हम एक्स का मतलब मानते हैं अननोन, ऐसे ही करते हैं ना, जिसका नहीं पता उसको एक्स मान लेते हैं। यहाँ भी ऐसा ही कुछ रूल है बच्चे, एक्स रे मतलब अननोन किरणें मान लो, आपको कोई मतलब ही नहीं है उनसे, आपको कोई मतलब नहीं है उन किरणों से बच्चे, है ना। वैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम सुना होगा, गामा रे, एक्स रे, बहुत सारी तरंगों का नाम सुना आपने। चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, अभी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्लास के अंदर ही बिल्कुल आपको सारी चीजें क्लियर करवा के भेजूंगा मैं, ठीक है। मेरी क्लास के बाद आपको बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस मेरे शब्द अच्छे से सुनना बच्चे, गारंटी लेता हूँ आपको फिर शब्दों को अच्छे से सुनने के बाद में फिर अपनी सेल्फ स्टडी की अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 2 बार रिपीटेशन करोगे घर पे जाके आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी, सर ने कैसे क्या कहा था। देखो भाई इन्होंने क्या किया सर, आप सभी जानते ही हो बच्चे, एक ट्यूब हमारे पास ली जाती है और उस ट्यूब के अंदर 2 पॉइंट होते हैं। ये लो, मान लो ये कोई भी एक ट्यूब बना रखी प्यारे बच्चों हमने, एक ट्यूब है हमारे पास और इस ट्यूब के अंदर जो ये वाला पॉइंट है बच्चे, ये मान लीजिए कैथोड है सर। एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं बच्चे, इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पॉइंट ऑब्वियस सी बात है सर एनोड होगा, ठीक है। ये कैथोड पॉइंट है सर, ये एनोड होगा आपका। कैथोड पॉइंट से क्या निकलते हैं, कैथोड पॉइंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन की धारा को कैथोड रे के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन की जो बीम है बच्चे उसको कैथोड किरणों के नाम से भी जाना जाता है ना, बिल्कुल सर। तो ये कैथोड किरणें आपकी निकल रही हैं, कैथोड किरणें बच्चे निकल रही हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बीम यहां से निकल रही है कैथोड से। जब इलेक्ट्रॉन की बीम बच्चे आपकी निकली यहां से और ये इलेक्ट्रॉन की बीम जा रही है सर इधर, हमने इसने मोजले ने क्या किया सर, मोजले ने यहां एनोड पे अपने एलिमेंट्स को रखा। सामान्यतः इसने जो आपके डी ब्लॉक के अंदर है स्कैंडियम, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, जिंक, ये इस प्रकार के जो आपके एलिमेंट है, इन्होंने ज्यादातर एक्सपेरिमेंट इन पे किया था। इन्होंने क्या किया भाई, एलिमेंटों को यहां रख दिया, उस मेटल को उठा करके यहां रखा, ये मेटल को उठा करके प्यारे बच्चे यहां रखा। पहले स्कैंडियम को रख दिया, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, ऐसे करके मतलब मेटल्स को इसने एनोड पे रखा और उस मेटल से टक्कर करवाई इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन जाकर के बच्चे टकराए, इलेक्ट्रॉन जाकर के जब टकराए, इलेक्ट्रॉन की जब टक्कर हुई तो बच्चे क्या हुआ, यहां से एक्स किरणें उत्पन्न हुई, यहां से बच्चे एक्स किरणें उत्पन्न हुई, एक्स रे उत्पन्न हुई बच्चे यहां से। और जो एक्स रे उत्पन्न हुई उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी थी, कोई ना कोई आवृत्ति थी, ठीक है सर। कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी की कोई ना कोई आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या होता है बच्चे,
1 सेकंड में कितनी तरंगें पास होती हैं किसी पॉइंट से, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बहुत बेसिक बात है, आजकल चौथी क्लास 5वीं क्लास में आ जाती है। तो बच्चे ये एक्सरे उत्पन्न हुई सर, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है सर, जिस भी फ्रीक्वेंसी की एक्सरे उत्पन्न हुई हमें नहीं पता, हमने बोल दिया भाई ये एक्सरे जो उत्पन्न हुई इसकी फ्रीक्वेंसी एक्स है, सपोज कर लो एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो। फिर इसने दूसरा एलिमेंट लिया बच्चे, दूसरा एलिमेंट लिया तो बच्चे फिर से एक्सरे उत्पन्न हुई, और अब की बार इन एक्सरे की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा थी, हमने वाई मान लिया सर अब की बार। फिर को तीसरा एलिमेंट रखा तो बच्चे इसने और ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी आई, हमने जेड मान लिया। मतलब इसने क्या देखा बच्चे, इन्होंने जैसे जैसे एलिमेंट्स बदल बदल के देखे तो इन्होंने देखा यार कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की टक्कर कराता हूं तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगें निकल रही हैं। मतलब सीधी सी बात यह है बच्चे कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें दो बातों का ध्यान रखा, दो बातों का बच्चे ध्यान रखा। पहला क्या ध्यान रखा सर, इन्होंने कहा भाई मैंने सबसे पहले मान लो कौन सा एलिमेंट लिया, स्कैंडियम, बोला फिर मैंने ले लिया टाइटेनियम, बोला फिर मैंने लिया वेनेडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे, 21 होता है। टाइटेनियम का कितना होता है, 22 होता है। वेनेडियम का कितना होता है प्यारे बच्चे, 23 होता है सर। बोला यार जैसे जैसे मैं एटॉमिक नंबर ज्यादा वाला एलिमेंट ले रहा हूं वैसे वैसे एक्सरे की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। मतलब एक समान रूप से एक तरफ से एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा हूं, एक तरफ से एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। मतलब ये है कि और एक चीज और समझो बच्चे, एक चीज और समझिए आप, ये एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या है, आप मुझे बता सकते हो क्या एटॉमिक नंबर से मीनिंग क्या होता है? बच्चे प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, आप रटे रटाई बातें नहीं। एटॉमिक नंबर से मीनिंग क्या है भाई? भाई आप सब जानते हो कि सर एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के ऊपर जितना चार्ज होता है, नाभिक के ऊपर जितना चार्ज होता है। अब कहोगे सर नाभिक तो न्यूट्रल होता है, नहीं होता मेरे भाई, एटम न्यूट्रल होता है। नाभिक के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो चीजें पाई जाती हैं। ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसमें दो चीजें होती, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उदासीन है। दूसरा है प्रोटॉन, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है तो सर नाभिक के ऊपर भी तो पॉजिटिव होता है हमेशा। अब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है बच्चे आपका चार्ज, कितना पॉजिटिव, जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही पॉजिटिव होगा। स्कैंडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 21। जिसके पास जितने भी प्रोटॉन है उतना ही तो एटॉमिक नंबर होता है, तो मतलब 21 प्रोटॉन है, मतलब इसके पास 21 चार्ज है। टाइटेनियम पे 22 प्रोटॉन है, 22 चार्ज है सर। वेनेडियम पे 23 प्रोटॉन है, तो 23 चार्ज है सर। समझ गए बात को? और ये जितना चार्ज है बच्चे यहाँ पे, यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं। और कोई भी आपका एलिमेंट हो, कोई भी आपका तत्व हो प्यारे बच्चे, ये बात तो आप श्योर है कि सर जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या बोला जाता है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी की संख्या को तो एटॉमिक नंबर बोलते हैं हम। ठीक है सर, एक बार के लिए इस बात को अब साइड में कर दो, अब दोबारा से एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, क्योंकि कंक्लूजन निकालने के लिए इन सारी बातों को समराइज करना पड़ेगा हमारे द्वारा। तो भी इन्होंने क्या किया, मोजले ने, इन्होंने एक ग्राफ बनाया। और ग्राफ बनाया किस किस चीज के बीच में बच्चे, एक तो ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का भी इन्होंने क्या लिया, अंडर द रूट। फ्रीक्वेंसी का न्यू सिंबल होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है सर, न्यू होता है प्यारे बच्चे। ये अंडर द रूट, आप कहोगे सर अभी अंडर द रूट कहां से ले आए? देखो बिल्कुल शांति से बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। भाई एक बात बताओ आप मुझे कि आपको ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर आपको ये ज्यादा अच्छा लग रहा है? आप कहोगे सर ये सिंपल फॉर्म ज्यादा अच्छी लग रही है, छोटी संख्याएं हैं तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। या फिर अगर मैं ये कहूं आपको ये ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको, या फिर ये ज्यादा अच्छा, या तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर आपको ये ज्यादा अच्छा लग रहा है बच्चे आपको, या फिर ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, इन दोनों में से बताइए जरा आप।
दोनों में से बच्चे आप मुझे बताइए, आपको इन दोनों में से कौन सी चीज अच्छी लग रही है? आपको कहोगे सर ये सिंपल रेशियो अच्छा है, मतलब तो दोनों का सेम ही है, सिंपल करके लिखो उतना अच्छा है। बिल्कुल, अब आप समझ गए ना। तो हमारी केमिस्ट्री के अंदर भी अगर आपको संख्या कोई और ज़्यादा छोटी करनी है और ज़्यादा बच्चे आपको एक्यूरेट करनी है, तो आप क्या करते हो बच्चे? अगर आपको कोई संख्या और ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा छोटी करनी होती है प्यारे बच्चे, तो आपको एक ही काम करना होता है सर। क्या काम करना होता है प्यारे बच्चे? आपको अंडर द रूट कर दो उसका, तो और हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बाकी कोई मतलब नहीं, तुम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, तुम अंडर द रूट फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो प्यारे बच्चे। समझ में आई बात आप सभी को? तुम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, अंडर द रूट फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज प्यारे बच्चे आप सभी के द्वारा लिखी जा सकती है। तो इन्होंने क्या किया, अंडर द रूट फ्रीक्वेंसी लिख लिया ताकि छोटी वैल्यू रहे और हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। कैलकुलेशन में इनको आसानी होती है भी, जो एक्सपेरिमेंट करता है उसको वैल्यू छोटी लेनी होती है, बड़ी वैल्यू लेते हैं तो फिर उनको कैलकुलेशन बढ़ जाती है। इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी का अंडर द रूट लिया ताकि कैलकुलेशन छोटी हो। और इसका ग्राफ यानी इस फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, इसका ग्राफ किस चीज के साथ बनाया प्यारे बच्चों इन्होंने? इसका ग्राफ इन्होंने किस चीज के साथ बनाया प्यारे बच्चों? इसका ग्राफ बनाया इन्होंने आपके एटॉमिक नंबर के साथ। एक बार ग्राफ इन्होंने इसी चीज का किसके साथ बनाया? इसी फ्रीक्वेंसी का, कि भाई टकराने के बाद जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है ना तरंगों की, एक्सरे की, उसका ग्राफ एक बार इन्होंने एटॉमिक मास के साथ बनाया। एटॉमिक मास का सिंबल होता है ए, एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड। परमाणु क्रमांक जो परमाणु संख्या होती है बच्चे, उसको जेड से शो किया जाता है और परमाणु द्रव्यमान को ए से शो किया जाता है। समझ में आ गई बात आपको? तो इन्होंने प्यारे बच्चों ग्राफ बनाया इस प्रकार से। ठीक है सर, ग्राफ इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने एक बार देखो, अभी कंक्लूजन मत लगाना, अभी मेरी पूरी बात सुनना, अभी तो ये आपको शुरुआत हुई है, अभी आपको ये समझना पड़ेगा। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चे एक बात आपकी करी कि पहले एलिमेंट जो थे ना, पहला एक एलिमेंट उठाया इन्होंने, ऐसे एलिमेंट को उठाया जिसका एटॉमिक मास मान लो सबसे कम था, कोई भी था, सपोज करो। हम ज्यादातर ये देखते हैं कि मोजले ने स्कैंडियम से टाइटेनियम ये उठा करके देखे थे, आप इसको भूल जाओ। आप ये मान लो हेनरी मोजले ने क्या किया, हेनरी मोजले ने उस एलिमेंट को उठा लिया जिसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट बोल सकते हो सबसे कम था। उसको उठाया, यहां पर रखा, इलेक्ट्रॉन की टक्कर करवाई, तो एक्सरे निकली। एक्सरे निकली, ठीक है सर, एटॉमिक वेट के हिसाब से बात कर रहा हूं। एक्सरे निकली, उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। फिर उसने दूसरा एलिमेंट उठाया, उसकी भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी निकली और थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी निकली उस तरंग की। फिर एक और एलिमेंट उठाया, उसकी और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी निकली, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी निकली उसकी। एक और एलिमेंट उठाया और फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फिर अगला एलिमेंट उठाया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई बच्चे, कम होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। और अगला एलिमेंट उठाया तो फ्रीक्वेंसी कम निकली, फ्रीक्वेंसी कम निकली। मतलब ये ग्राफ तो सर मुड़ गया। इसने कहा भाई कुछ एलिमेंट को उठाया मैंने, हल्के एलिमेंट को, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, फिर मैंने और आगे भारी एलिमेंटों को उठाना शुरू कर दिया, फ्रीक्वेंसी घटना शुरू हो गई। ये तो यार कुछ जमा नहीं सिस्टम। यहां मतलब एक समान रूप से ग्राफ आ ही नहीं रहा। मतलब एक्सरे कभी आपकी हल्के एलिमेंट के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी की निकल रही है और एक्सरे आपकी कभी ज्यादा मास वाले के लिए कम फ्रीक्वेंसी की निकल रही है। और देखो बच्चे, जब भी कभी हमारे केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर ऐसा होता है, जब भी कभी ऐसा होता है कि सर आपकी एक्सरे, आपने किसी एलिमेंट के ऊपर एक्सरे छोड़ी और किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की टक्कर करवाई, उससे एक्सरे निकली, उससे और भारी एलिमेंट पे टक्कर करवाई और एक्सरे निकली। अगर वो एक समान रूप से बढ़ नहीं रही है ना बच्चे, एक समान रूप से अगर वो बढ़ नहीं रही है, तो मतलब एटॉमिक मास का कोई वैल्यू नहीं है। एटॉमिक मास किसी भी चीज को डिसाइड नहीं कर सकता। आप पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं बना सकते हो। समझ रहे हो बात को? चलिए, अभी पूरा नहीं हुआ है ये, और समझो, फिर आप जब कंक्लूजन करूंगा ना इस एक्सपेरिमेंट को, फिर आप समझेंगे कि सर मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन्होंने फिर क्या किया बच्चे, एक बार तो इन्होंने ऐसा किया, एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंटों को रखा, जो सबसे हल्का, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी। और देखे इन्होंने एक्सरे, इन्होंने देखा कि एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है क्या वो सीक्वेंस में बढ़ रही है। तो इसने देखा भी पहले बढ़ी फिर घटना शुरू हो गई, तो सीक्वेंस में बढ़ नहीं रही। फिर इसने क्या किया, बोला नहीं यार एटॉमिक मास के हिसाब से मत लो यार भाई,
एटॉमिक मास के हिसाब से मत लो भाई, ऐसा करते हैं अपन, एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंटों को उठाओ, परमाणु क्रमांक के हिसाब से, परमाणु क्रमांक मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन के हिसाब से, इसने कहा परमाणु क्रमांक के हिसाब से उठाओ। तो इसने क्या किया, अब एलिमेंटों को शुरू कर दिया उठा उठा के यहां रखना। सबसे पहले जिसका एटॉमिक नंबर 1 उसको रख दिया, फिर 2 वाले को, फिर 3 वाले को, फिर 4 वाले को। जब इसने रखा ना बच्चे, इसने देखा कि मैंने एटॉमिक नंबर 1 वाले को रखा तो मेरी एक्सरे आई किसी न किसी फ्रीक्वेंसी की। मैंने एटॉमिक नंबर 2 वाले को रखा, उससे थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली एक्सरे आई। मैंने एटॉमिक नंबर 3 वाले को रखा, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आई। एटॉमिक नंबर 4 वाले को रखा, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आई। इसने कहा यार ये तो बिल्कुल एक समान रूप से बढ़ रही है, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उतना ही फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो रही है। मतलब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि भाई एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और बच्चे जब भी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी एक समान रूप से बढ़ती है ना, इसका मतलब ये है बच्चे कि उन एलिमेंटों की सारी प्रॉपर्टी भी एक समान रूप से बढ़ रही हैं। एक समान रूप से बढ़ने का मतलब आप उनको अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से किसी टेबल में अरेंज कर दोगे ना, तो उनकी प्रॉपर्टी एक समान रूप से बढ़ेंगी, यानी उनके गुणों में समानता आ जाएगी। तो फिर यहीं से कंक्लूजन निकाला सर मोजले ने एक्सपेरिमेंट से कि सुनो भाई, आज के बाद पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीफ ने बनाई थी ना, मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट के हिसाब से बनाई थी, आज के बाद अपन एटॉमिक वेट के हिसाब से नहीं बनाएंगे मेरे भाई। आज के बाद हम कैसे बनाएंगे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिख दो अपने टेबल के अंदर सारे के सारे एलिमेंटों को, और एटॉमिक वेट के हिसाब से नहीं बनाएंगे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनेगी आज के बाद। और सारे एलिमेंटों को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दो। और बच्चे यही जो अरेंजमेंट है ना आपकी, इसी अरेंजमेंट को कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी आधुनिक आवर्त सारणी। का मतलब है मोजले ने एक्सपेरिमेंट करके ये पता कर लिया कि एटॉमिक वेट है ना वो एक समान रूप से नहीं है। एटॉमिक वेट के आधार पे प्रॉपर्टी डिसाइड मत करो, एटॉमिक वेट उसका आधार ही नहीं है। बोला अगर आपको एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिसाइड करनी, मतलब ये है कि एलिमेंट्स जो है आप चाहते हो कि एक समान एलिमेंटों को एक ही ग्रुप्स वगैरह में आ जाएं, तो कैसे अरेंज किया जाए, बोला एटॉमिक नंबर से अरेंज करो। दैट्स इट मेरे भाई, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब मैं समराइज कर देता हूं इस चीज को जो आपके सामने लिखी है। तो और बच्चे देखो, चयन परीक्षा के अंदर ये एक्सपेरिमेंट भी इतना जोर मैंने इसलिए दिया, चयन परीक्षा बच्चे कुछ भी पूछ सकता है सर, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। पहले एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया है विस्तार से, और अब इसके कंक्लूजन्स आपको मैं समराइज करता हूं। तो पहला कंक्लूजन जो एक्सपेरिमेंट का था ना बच्चे, मोजले वाले का पहला कंक्लूजन क्या था सर, इसने कहा कि एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। अच्छा, परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, नाभिक पे जितना चार्ज है, न्यूक्लियस पे जितने प्रोटॉन है, वही तो एटॉमिक नंबर होता है, बताया था ना। तो एटॉमिक नंबर बोल दो इसको, या फिर न्यूक्लियर चार्ज बोल दो। कंफ्यूज मत हो जाना, पेपर में सारे काम साम दाम दंड भेद सब अपनाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज यानी बच्चे नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज सर, या फिर दूसरी चीज है नाभिकीय आवेश। इसने क्या किया प्यारे बच्चे, इसने कहा भी नाभिकीय आवेश या न्यूक्लियर चार्ज है ना, इज द पीरियोडिक फंक्शन। इसका मतलब है इसी का आवर्ती फलन, आवर्ती फलन होगा। आवर्ती फलन होगा सर, मतलब इसका मतलब है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंजमेंट होगी, आवर्ती फलन मतलब उनकी जो पीरियोडिसिटी होगी वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से होगी। यानी अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पे रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है ना वही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टी है, उसी के आधार पे एलिमेंट्स की जो है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी बढ़ रही है। अब आप कहोगे सर एक्सरे से ये कैसे प्रमाणित हो गया। देखो मेरे भाई, मैं फिर से एक चीज आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्स किरणें जो निकलती है ना, एक्स किरणें निकलती हैं, मान लो कि भाई मेरे पास में ये एक, यहां पर मैं लिख ही देता हूं,
मान लो बच्चे मेरे पास में ये कोई एलिमेंट है स्कैंडियम, ये कोई है टाइटेनियम, ये वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कोई भी और भी हो सकते, कॉपर, जिंक। अगर बच्चे इसके ऊपर एक्सरे की टक्कर मैंने करवाई है और मान लो कितनी भी फ्रीक्वेंसी की एक तरंग निकली है, कोई भी फ्रीक्वेंसी, कोई भी आवृत्ति एक तरंग निकली है, फिर मैंने उसी इलेक्ट्रॉन को इससे टक्कर करवाई, इलेक्ट्रॉन की टक्कर करवानी है, तो उसी इलेक्ट्रॉन की टक्कर करवाई तो मान लो बच्चे कि उससे थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें निकली। फिर मैंने इसकी टक्कर करवाई तो उससे और थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें निकली। तो बच्चे जब एलिमेंटों से टक्कर कराने पे आपकी जो एक्सरे निकल उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, तो आप एक बात समझना कि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, क्योंकि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी एक समान रूप से तभी बढ़ती है जब एक समान रूप से इनके भौतिक और रासायनिक गुण आपके क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण आपके क्या होते हैं बच्चे, एक समान रूप से परिवर्तित होते हैं। अगर ऐसा होता कि इसकी भौतिक और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मान लो जैसी भी है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही अलग प्रकार की होती, तो क्या पता कितनी बड़ी एक्सरे छोड़ देता ये, या क्या पता कितनी छोटी एक्सरे छोड़ देता, और ये मान लो फिर से अपनी बहुत बड़ी एक्सरे छोड़ देता। एक समान रूप से थोड़ी बढ़ती सर, एक समान रूप से अगर एक्सरे बढ़ रही है ना फ्रीक्वेंसी, मतलब इन एलिमेंटों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी एक समान रूप से बढ़ रही है या घट रही है। मतलब ये है सर कि आप अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंटों की टक्कर करवाई आपने एक्सरे के साथ में, तो उनकी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस में बढ़ी सर। मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप अगर अरेंज कर दोगे ना एलिमेंटों को, तो आप उनका ट्रेंड पता कर सकते हो, आप उनका सीक्वेंस पता कर सकते हो कि कैसे 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 एटॉमिक उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। चलो भाई, तुमने फिर से एक बार कंक्लूड करने की कोशिश करी कि सर इन्होंने फाइनल कंक्लूजन क्या दिया, हेनरी मोजले ने फाइनल कंक्लूजन इन्होंने हमें यही दिया कि सर एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनेगी भाई। और इक्वेशन कैसे लिखी इन्होंने, इन्होंने ये इक्वेशन लिखी अंडर द रूट न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ये है भाई मोजले का नियम, ये है बच्चे मोजले का नियम, ठीक है। और इसी नियम को इन्होंने, जब देखो कोई भी वैज्ञानिक अपना जब कोई नियम देता है ना प्यारे बच्चों, कोई भी वैज्ञानिक अपना जब नियम देता है, तो सर नियम देने के बाद में क्या होता है, इस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को हटाना होता है, इक्वल टू का लगाना होता है। और जब भी कोई वैज्ञानिक इक्वल टू का निशान लगाता है तो अपनी तरफ से कुछ कांस्टेंट इक्वेशन में लिख देता है। अपनी तरफ से कांस्टेंट क्यों लिखता है, ताकि ये फॉर्मूला है ना दुनिया की हर वैल्यू के लिए सही हो जाए। हर वैज्ञानिक जब कोई अपना फॉर्मूला बनाता है ना बच्चे, तो अपना कांस्टेंट जोड़ता है। वो कांस्टेंट का मतलब एक काउंटिंग की वैल्यू ही होती है, वो वैल्यू लगाने से वो फॉर्मूला दुनिया के किसी भी फॉर्मूले के लिए सही हो जाता है। तो इन्होंने क्या कांस्टेंट लगाया सर, इन्होंने ए जेड माइनस बी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इन्होंने आपको क्या दिया सर, एक फॉर्मूला दिया सर, ठीक है, ए इंटू में जेड माइनस बी। क्लियर है बच्चे आपको बात, यहां तक ये फॉर्मूला आपको मोजले ने बच्चे दिया था आपको। अब हो सकता है ये वैल्यू भी पूछ ले आपसे, ए की वैल्यू 4.97 इंटू में 10⁻⁷ और हर्ट्ज की पावर 1/2, मतलब हर्ट्ज जो है बच्चे आपका अंडर रूट में है, ये इसका फॉर्मूला होता है। समझ गए बात आप। और बी का जो फॉर्मूला होगा बच्चे, बी की जो वैल्यू होगी सर, बी की यूनिट होती है, ये इनकी वैल्यू भी पूछ ले, ताकि भाई जो मोजले ने फॉर्मूला दिया था उसमें ए और बी की वैल्यू कांस्टेंट लगाए थे सर इसने अपने फॉर्मूले में, तो उसकी वैल्यू पूछ सकता आपसे। इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं फिर आपके नीट वगैरह के एग्जाम में, जो आईआईटी या नीट के पेपर डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए फिर वहां पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। आपके लिए बेफिक्र रहिए, जहां तक आपका क्राइटेरिया होगा पूरी तरह से आपको विस्तार से मैं प्यारे बच्चे बताऊंगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास में मोजले ने नियम दे दिया कि भाई पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को किस आधार पर अरेंज किया जाए, उसको अरेंज करने का आधार या बेसिस अब क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं बच्चे यहाँ तक क्लियर हुई होगी, नहीं हुई हो दोबारा सुनना सर वीडियो को। बेसिक्स बच्चे थोड़े से आपके ऐसे क्लियर जरूर होने चाहिए कि यार आप कंसेप्ट से जुड़ सको।
ऐसा नहीं हो बिल्कुल खाली दिमाग से बैठे हो, आपको पिछला कुछ आता ही नहीं है और चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा होगा तो बच्चे फिर अभी एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे आपको। लेकिन अगर आपके एफर्ट हैं तो भाई मैं तो आपको ऐसा लेवल पढ़ा दूंगा कि आपका पेपर छूटने नहीं वाला किसी भी तरह से। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो मैं फिर भी एक बार आपको बोल देता हूँ कि भाई पीरियोडिक टेबल का मतलब हम एलिमेंटों को कैसे अरेंज करें कि उनकी प्रॉपर्टियां जो है ना वो एक समान रूप से बढ़े। यही तो आवर्त सारणी होती है सर, यानी एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी एक समान रूप से बढ़ेंगी तो एक ही प्रकार की प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट समान ग्रुप में आ जाएंगे। यही कोशिश हमारी जो है उसी को पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। पहली कोशिश डोब्रिनर ने करी थी, उसके बाद हेलिक्स मॉडल आया था, उसके बाद न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल, फिर लोथर मेयर बच्चे, फिर मेंडलीफ ने एलिमेंटों को कैसे अरेंज किया था? एटॉमिक वेट के हिसाब से। इसने कहा था कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ रहा है ना तो एलिमेंटों की प्रॉपर्टी भी एक सीक्वेंस में बढ़ रही, इसने ऐसा कहा था। लेकिन बच्चे इसके बाद में फिर हमारी जो लॉन्ग फॉर्म आई, इसमें कुछ कमियां थी, आप जान गए थे। फिर हमारी जो लॉन्ग फॉर्म बनाने के लिए बच्चे मोजले आए, मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके सबसे पहले तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने यही देखा कि भाई एटॉमिक मास के हिसाब से क्या जो मेंडलीफ ने कहा वो सही बात है कि नहीं है। इन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से क्या किया सर? इन्होंने इलेक्ट्रॉन की टक्कर करवाई एलिमेंटों के साथ। पहले एटॉमिक मास का लिया, उससे ज्यादा एटॉमिक मास वाला, उससे ज्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट लिया, इलेक्ट्रॉन की टक्कर करवाई सर। इलेक्ट्रॉन की टक्कर करवाई तो एक्सरे निकली, लेकिन एक्सरे कोई कम फ्रीक्वेंसी की निकल रही, कोई ज्यादा की, फिर कम की, ज्यादा की, मतलब इरेगुलर सी निकल रही थी सर, कोई सीक्वेंस नहीं आया। तो बोला ना भाई, एक्सरे अगर किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ना एक समान रूप से बढ़ेगी तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी भी एक समान रूप से बढ़ेगी, ये रूल होता है। तो बोला चलो मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंटों को अरेंज करके फिर टक्कर करवा के देखता हूँ। फिर बच्चे ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से पहला एटॉमिक नंबर वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला, ऐसे एलिमेंट को रखा और टक्कर करवा करवा के देखी सर। फिर देखा यार एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंटों को मैं रखता हूँ ना तो जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी एक समान रूप से बढ़ रही है। मतलब अगर एक्सरे की फ्रीक्वेंसी एक समान रूप से बढ़ रही है तो इन एलिमेंटों की प्रॉपर्टी भी क्या होगी प्यारे बच्चे? एक समान रूप से ही बढ़ेगी सर। तो इसने कहा भाई सुनो, आज के बाद में जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा ना वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया जाएगा। और इसी की बात मानते हुए बच्चे ये कंक्लूजन्स मैंने बताई आपको, ये कंक्लूजन एक रूल दे दिया जो थोड़ा सा आपको पेपर में यूजफुल हो सकता है। और इन्हीं की बात मान के, इन्हीं के नियम को फॉलो करके फिर हमारी क्या बनाई गई बच्चे? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिर बच्चे आवर्त सारणी जो है ना, आवर्त सारणी जो है प्यारे बच्चे, इसका दीर्घ स्वरूप हमारे द्वारा तैयार किया गया। और किसने तैयार किया सर? किसने अरेंज किया? नील्स बोर ने बच्चे। जैसे ही नियम था, इस नियम के आधार पे एलिमेंटों को अरेंज करके एक हमारी आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप बच्चे लॉन्ग फॉर्म सर तैयार कर दी। तो आपसे पूछे बच्चे, हमसे अगर पूछा जाए कि भाई जो आज वाली हमारी आवर्त सारणी है वो किस आधार पे है, तो यानी अरेंजमेंट किस आधार पे किया गया है एलिमेंटों का, तो बच्चे आप क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट यानी सर व्यवस्था, तो आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी सर बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर प्यारे बच्चों इन्होंने क्या किया सर? अरेंज किया। अब यार एक बात मैंने छोटी सी आपसे डिस्कस की थी कि सर किसी भी एटम के ऊपर जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना भी सर नाभिक आवेश होगा, जितना भी सर नाभिकीय आवेश होगा, जितना नाभिक के ऊपर आवेश होगा, और ये नाभिकीय आवेश किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? ये डिपेंड करता है सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं सर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दो चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो वैसे चार्ज डिसाइड होता है प्रोटॉन की संख्या से, प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज जो है बच्चे, जितना न्यूक्लियर चार्ज है उतना ही किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है ना, आप जानते हो सर, उतना ही क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक होता है। अच्छा भाई, आपने साइंस जब पढ़ी है तो आपने एक शब्द देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक शब्द आपने देखा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्यारे बच्चों, जिसको हमारे द्वारा कहा जाता है सर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं सर। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सर, इसका मतलब होता है परमाणु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे कितने बिखरे हुए हैं, कौन सी सेल में, कौन सी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो जैसे आप याद करने की कोशिश करो, आपको याद हो तो 1s2 है ना, 2s2, 2p6, ऐसे देखो आप बाउ का नियम सीखा था, ऐसे करते थे ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करते हो, अगर आपको मान लो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अगर आपको ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कैसे करोगे? सबसे पहले कहोगे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तब करेंगे जब पता लगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब इलेक्ट्रॉन का कैसे पता करोगे? सर इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन का कैसे पता करोगे? सर अगर हमें न्यूक्लियर चार्ज पता लग जाए, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन का ही होता है। न्यूक्लियर चार्ज कैसे पता करोगे? सर अगर एटॉमिक नंबर पता लग जाए, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसी को तो बोलते हैं जो न्यूक्लियर चार्ज होता है। न्यूक्लियर चार्ज उसी को तो बोलते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे सर। मतलब कुल मिला के बात ये है बच्चे कि एटॉमिक नंबर ही वो बेस होता है, वो आधार होता है जिससे आप ये बता सकते हो कि किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है और कैसे कैसे भरे हुए हैं, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी सहायता से करी जा सकती है? एटॉमिक नंबर की सहायता से। जैसे देखो मान लो ऑक्सीजन के पास में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा नहीं रहा, वो सब चीजें समय पे सीखोगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपको देखना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन है। 8 कैसे पता लगा? जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन को भरोगे आप बच्चे, है ना, 1s2, 2s2, 2p6, ऐसे जो भी भरोगे आप, तो भी तरीके आपको सिखाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किसके आधार पे होती है सर? एटॉमिक नंबर के आधार पे, है ना। तो यार अब कहोगे सर ये आप बीच में फालतू की बात क्यों कर रहे हो, अभी कुछ सिखा रहे थे कहीं पहुंच गए। मैं कहीं नहीं पहुंचा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि कई बार है ना ऐसे बोल देता है एग्जामिनर कि भाई जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया है, मतलब जो आप अभी पढ़ोगे ना लॉन्ग फॉर्म, इसमें तत्वों को किस आधार पे व्यवस्थित किया है। तो भाई पहला और सिंपल तो आंसर आपके पास में क्या है? अरे सर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया है, बिल्कुल परमाणु संख्या के हिसाब से। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं आए ना, तो पता है क्या मिलेगा ऑप्शन में? ऑप्शन में लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये मिल जाएगा बच्चे आपको, समझ गए ना विषय को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एटॉमिक नंबर से ही किया जाता है।
तो क्या पता सर, जब पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाई हो तो एटॉमिक नंबर देख देख के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर करके एलिमेंटों को रखा हो। अब वो बताऊंगा, सारी चिंता मत करो सर, अभी मैंने पीरियोडिक टेबल का पी भी नहीं बताया है। अभी तो सर पढ़ोगे आप, विस्तार से पूरी बना के दिखाऊंगा आपको, और एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है वो सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन सर अभी बता रहा हूं कि अरेंज किया कैसे गया है, क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी क्या है जहां पे तुम्हें फंसाएगा। ठीक है ना। तो चलो बच्चे, आज के सेशन को फिर हम यहीं तक रखते हैं सर। और इसी प्रकार से बच्चे, आज ये पहली क्लास हमारी केमिस्ट्री की कंसेप्ट्स की लगी है अपनी इस एप्लीकेशन के ऊपर। एक आधा लेक्चर अपना यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ताकि बच्चे देख सके जिनको पढ़ना है। ये लेक्चर हो सकता है कि मैं अवेलेबल करवा दूं, ताकि जिन बच्चों को अभी तक सस्पेंस है कि सर पढ़ाएंगे कैसा, वो उन बच्चों को भी अनुमान लग जाए। बाकी इस पूरा कोर्स अपना एप्लीकेशन पे चलेगा बच्चे, इसी संसारम एप्लीकेशन पे। तो पढ़ते रहें बच्चे। और मैं तो कहता हूँ जितनी भी वैकेंसी है ना, सबसे पहले दावेदार बच्चे मैं आपको बना दूंगा। बस आप मेरे साथ मेहनत करना सर, इसको कमी मत छोड़ना, कोई भी प्रैक्टिस वैक्टिस सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करूंगा। शुरुआत में थोड़ा सा एक बार फ्लो बनाइए बच्चे आप, है ना, शेड्यूल अपना मेंटेन करेंगे सर। ठीक है, चलिए बच्चे, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद भाई।